आपको दिख रहा था कि 3D4 था, हमने क्या बना दिया उसको 3D5। 3D5 बना दिया। क्यों बना दिया 3D5? क्योंकि भाई हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं। आपको पता है शाइन होती है उनमें, है ना, तो गोल्ड एक शाइनिंग एलिमेंट है, तो यही यहां पर दिखाया गया है। इससे ज्यादा होगी, ठीक है, किससे? 3D से। लेकिन जब आप 4D और 5D में कंपैरिजन करेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस एंड फन में। मैं अर्पण तिवारी, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर, आज आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपकी आने वाले चैप्टर से भी इंटरकनेक्टेड है। तो हमारे आज के टॉपिक या चैप्टर का जो नाम है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट हम लोग करेंगे इस क्लास में। हम लोग सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को कवर करेंगे और उसके बाद में एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट टोटल 4 सीरीज में है। कौन कौन सी? 3D, 4D, 5D और 6D। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है पढ़ने के लिए वो है मेरी 3D सीरीज, ठीक है। 3D सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसके हमें कॉम्प्लेक्स भी एक दो देखने को मिल जाते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा आने वाला चैप्टर है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, अगेन जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा खासा वेटेज रखता है, उसके लिए भी डी ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो हम लोग 4 सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट को पढ़ते हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D एलिमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगर एफ ब्लॉक के एलिमेंट देखेंगे आप, तो आपको पीरियोडिक टेबल में लास्ट में 2 अलग से लाइन दिखाई देती हैं। वो क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इन्हें हम लोग इनर ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को, ठीक है। और इनको 2 पार्ट में करा गया है, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स। इसी चैप्टर में जब हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स के टॉपिक खत्म हो जाएंगे तब हम लोग एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो देखो, थोड़ा आइडिया आपको एफ ब्लॉक का भी देते हुए चलेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगर मैं बात बोलूं तो मैं ये कहूंगा कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सबसे पहला सवाल है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं? एक क्वेश्चन मार्क आता है, ठीक है। तो इसका जवाब बहुत सिंपल है। अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लेफ्ट में क्या है? मेटल है, जिन्हें हम लोग एस ब्लॉक एलिमेंट बोल देते हैं इधर साइड, ठीक है। और राइट में क्या है? पी ब्लॉक है या फिर नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो आपको यह बात जाननी चाहिए कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ट्रांजिशन क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है? आपका एक ट्रांजिशन हो रहा होता है। कैसा ट्रांजिशन हो रहा होता है? एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। किसके बीच में ट्रांजिशन दिखाते हैं ये? एस ब्लॉक के एलिमेंट लेफ्ट साइड में, पी ब्लॉक राइट हैंड साइड में। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या करेंगे? एस ब्लॉक से पी ब्लॉक का ट्रांजिशन दिखाते हैं, ठीक है। इन्हें हम लोग ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो मेटल्स हैं इनका इनकम्प्लीट डी सबशेल होना चाहिए, आइदर इन द न्यूट्रल स्टेट और इन द आयोनिक स्टेट। इसका भी एग्जांपल लेकर के करेंगे, उससे ज्यादा बेहतरीन समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मेटल जिनका डी सबशेल जो होता है वो इनकम्प्लीट रहता है, या तो वो न्यूट्रल स्टेट में हो तब इनकम्प्लीट, या फिर अगर आयनिक स्टेट में भी है तो भी वो क्या रहना चाहिए? इनकम्प्लीट रहना चाहिए, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को दूसरे नाम से जाना जाता है जिन्हें बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेटली हम लोग सारी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, जब हमने इतना पढ़ लिया तो हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं इस चीज को साबित करने के लिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं। मैं आयरन का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आयरन, अगर आप आयरन का एग्जांपल लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहने वाला है? सबसे पहली बात तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए, ठीक है। जनरली आप क्लास 12th में डेफिनेटली आपको आता ही होगा। तो इसका क्या होगा? एक तो मेरा आर्गन हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? अगर हम लोग आर्गन देखेंगे उसके बाद आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 होता है। तो यहां पर इसका एटॉमिक नंबर होता है Fp का 26। 18 के बाद क्या होगा आपका? एक हो जाएगा 3d6 और दूसरा हो जाएगा 4s2। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ,
न्यूट्रल स्टेट में इसके इलेक्ट्रॉन्स को भर के देखते हैं, डी और एस वालों को। ठीक है, डी आपको पता है डी सबशेल में कितने 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, मैंने भरे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, एस वाले को भी भर के देखते हैं। क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए? इनकंप्लीट डी सबशेल होना चाहिए। क्या यहां पर डी सबशेल इनकंप्लीट है? किस स्टेट में इनकंप्लीट है? न्यूट्रल स्टेट में। या क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? बिल्कुल नहीं है। तो न्यूट्रल स्टेट में क्या होना चाहिए? इनकंप्लीट होना चाहिए सबशेल, तो वो है। इसके बाद मान लीजिए इसको आप आयोनिक स्टेट में देखना चाहते हो, मैं Fe+2 में लेकर के जाता हूं। ठीक है, Fe+2 में हम लोग इसको लेकर के चलते हैं। जैसे आप Fe+2 या फिर Fe+3 में देखेंगे, चलिए Fe+2 छोड़ देते हैं, Fe+3 देखते हैं। आप Fe+2 में भी लिख करके देख सकते हैं, आपको दिखेगा क्या हो जाएगा। इसमें आर्गन आपका इसी तरीके से रहेगा, और क्योंकि +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन आपका कहां से जाएगा? 3d से जाएगा। तो इसके पास क्या हो जाएगा? इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, 4 और ये 5। तो देखिए अब मैं कह सकता हूं कि जो मेरा आयरन है वो एक डी ब्लॉक का एलिमेंट बहुत आसानी से है। क्यों? क्योंकि इसका जो है हमारा सबशेल जो है वो क्या है? इनकंप्लीट डी सबशेल। ठीक है, क्या है ये? इसके पास इनकंप्लीट डी सबशेल, चाहे वो आयनिक स्टेट में हो या फिर न्यूट्रल स्टेट में, दोनों स्टेट में क्या है? इनकंप्लीट डी सबशेल है। ठीक है, ये बात आई होप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को भी हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि यहां पर क्या होता है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्यों बोलते हैं इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्योंकि अगर आपको मैं ये बोलूं कि इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं तो इसका मतलब कुछ तो होगा ना। तो इसका मतलब ये है कि उनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है, उनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो कहां पर होता है? एंटी पेनल्टीमेट लेवल पर होता है। एंटी पेनल्टीमेट एनर्जी लेवल पर जाता है वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हमारा डी ब्लॉक खत्म हो जाएगा। अभी हम जस्ट ओवरव्यू ले रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि यहां पर क्या होता है। मान लीजिए मैंने सीरियम का एग्जांपल ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर होता है 58। आप लोग क्या कर सकते हैं 58 के लिए? सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके देखिए। जब आप सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगा? एक तो मेरा जिनॉन रहेगा। ठीक है, जिनॉन बना दिया मैंने। ठीक है, ये हम लोग किसके हेल्प से रखते हैं? नोबल गैसेस की हेल्प से। अगर आप किसी को याद है पूरा पूरा तो आप वैसे भी लिख सकते हैं, बट ये आसान होता है, आपको कम टाइम में ये चीज आप लिख पाते हैं। इसमें क्या होता है? जिनॉन के बाद क्या हो जाएगा आपका? 4f1 हो जाता है और 5d1 और 6s2। तो आपका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो किसमें जाता है? एंटी पेनल्टीमेट शेल में चला जाता है। किस केस में? हमारे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि सर अगर आप जिंक, कैडमियम या मरकरी को देखेंगे, ग्रुप 12 जो है उसमें क्या होता है? फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्राउंड स्टेट में एज वेल एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में। उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जिंक देखिए, अगर जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? आर्गन और 3d10 4s2। मान लीजिए इसकी +2 कॉमन स्टेट हम लोग ले लेते हैं तो वहां पर क्या हो गया है? आर्गन 3d10 और 4s0। इसी तरीके से अगर मैं कैडमियम की बात करता हूं तो यहां पर भी क्रिप्टन आ गया, उसके साथ में 4d10 और ये 5s2। +2 के केस में भी आप देख रहे हैं डी ब्लॉक जो है डी सबशेल क्या है? फुल्ली फिल्ड है। हम लोगों ने किन्हें बोला था कि ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे? जिनका डी सबशेल हाफ फिल्ड होगा, या फिर ये कहूं कि पार्शियली फिल्ड होगा, इनकंप्लीट होना चाहिए इन शॉर्ट।
ठीक है, आप मर्क्यूरी के केस में भी ऐसा देख सकते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं नॉन ट्रांजिशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर मैं मान लीजिए आपको एक एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूं, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, एजी, एजी को आप जानते हैं सिल्वर है ना, सिल्वर को अगर आप न्यूट्रल स्टेट में रखेंगे या फिर उसकी कॉमन स्टेट +1 +2 में लेकर के जाते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है बिल्कुल है। किस कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में? तो इसमें क्वेश्चन है विच ऑक्सीडेशन स्टेट हैज, विच ऑक्सीडेशन स्टेट हैज incomplete डी सबशेल। ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा ऐसा ऑक्सीडेशन है जिसमें आपको सिल्वर जो एलिमेंट है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट दिखाई दे रहा है। आप किस किस में चेक करेंगे, आप चेक कीजिए +1 में और साथ में +2 में। आप एक बार इनको मिला करके देखिए क्या आपको ऐसा दिखता है कि यहां पर +1 या +2 में हो रहा है ऐसा, फटाफट से देखिए क्या आपको ऐसा दिख रहा है। तो आप इसको बताइए कमेंट सेक्शन में कि ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में डी ब्लॉक का एलिमेंट के फॉर्म में आपको नजर आएगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली किस चीज की, इंट्रोडक्शन की। अभी हम लोग डी ब्लॉक का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट में ये 3 चीजें और पढ़ने वाले हैं, पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने वाले हैं और साथ ही साथ में जनरल प्रॉपर्टीज भी पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पोजीशन के साथ। पोजीशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहली सीरीज में जब हम लोगों ने पहली स्लाइड देखी तो उसमें मैंने आपको बताया था 3D 4D 5D और 6D। तो ये उनकी पोजीशन है, 3 से लेकर के 12 तक होते हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के ग्रुप नंबर 12 तक। अब बात आती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। देखो भाई, जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बात करते हैं तो इसमें यह समझ लो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या रहता है, ये रहता है n-1 डी जाता है तुम्हारा 1 से लेकर के 10 तक और ns 1 से 2 तक। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसे हम क्या बोलते हैं, n-1 को इनर डी ऑर्बिटल। ठीक है, इनर डी ऑर्बिटल आप देखेंगे भी, अभी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा आप लोगों को। इसमें होगा क्या, जो तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा, एंटर करेगा इन डी। ठीक है, तो डी में एंटर करेगा। फॉर एग्जांपल मैं स्कैंडियम का एग्जांपल लेता हूं। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, ग्रुप नंबर 3। ठीक है, जिन लोगों ने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज नाम का चैप्टर पढ़ा होगा उन्हें किसी भी एलिमेंट की ग्रुप नंबर निकालना, ब्लॉक निकालना बहुत आसानी से आता होगा। ठीक है, अगर नहीं आता है तो प्लीज गो बैक टू योर क्लास 11 टॉपिक। ठीक है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी वहां पर आपको दिखाया गया है। स्कैंडियम, स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d1। ठीक है, काउंट करके देख लीजिए, हो रहे होंगे 21 इलेक्ट्रॉन। आप इसको नोबल गैस के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि जो आर्गन वाला तरीका था उसमें भी लिख सकते हैं। आपको दिख रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, डी सबशेल में एंटर कर रहा है। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में एंटर कर रहा है, तो ये क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी और का भी लिख करके देख सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कोबाल्ट का बताइए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग लिख करके बताइए फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा कोबाल्ट का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, देखो यहां पर क्या होता है, पूरी पीरियोडिक टेबल में कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा नहीं कि पूरी पीरियोडिक टेबल एकदम एक जैसे उस पर चल रही है। आपको पता है बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोगों ने देख ली हैं। अगर आप 11th का चैप्टर रिलेट करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो पता चलेगा कि आयनाइजेशन एनर्जी में भी कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। तो यहां पर भी जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तब भी वहां पर कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसा नहीं कि सब एकदम स्मूथ चल रहा है, धांधली होती है। ठीक है,
चलिए करते हैं, कैसे करेंगे। मेरे पास दो एग्जांपल हैं, क्रोमियम और कॉपर। ठीक है, मैं क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। क्रोमियम 24 होता है एटॉमिक नंबर। अगर नोबल गैस के टर्म में लिखते हैं तो आर्गन 18 हो गया यहां से। उसके बाद क्या होगा, 3d4 और 4s2। आइडियली क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल तरीके से लिखेंगे तो ये होना चाहिए था, बट क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली रॉन्ग। ठीक है, तो क्या हुआ यहां पर, जब ये नहीं तो फिर क्या, सवाल ये भी तो आएगा, जब ये नहीं सर तो फिर क्या। तो यहां पर जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आता है, 3d5 और 4s1। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, आपको दिख रहा था कि 3d4 था, हमने क्या बना दिया उसको 3d5, 3d5 बना दिया। क्यों बना दिया 3d5, क्योंकि भाई हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू पार्शियली स्टेबल, यानी पार्शियली फिल्ड। तो यहां पर मैंने क्या किया, 3d5 बना दिया। क्यों बनाया, इसका रीजन भी आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपको पता है 3d4 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 3d5 रहने वाला है। और कौन कौन से एलिमेंट ऐसा शो करते हैं, एक आप अगर देखेंगे तो आपका कॉपर है। ठीक है, आप कॉपर को देखिए। दूसरा Ag, ये बहुत कम लोगों को पता है, जो मैं एलिमेंट्स आपको बता रहा हूं, आपको कॉपर और क्रोमियम जनरली दिख जाएंगे, बाकी एलिमेंट बहुत कम दिखते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, क्रिप्टन। एक तो क्रिप्टन हो गया, और क्या हो जाएगा, क्रिप्टन के बाद आपका एक 4d9 और 5s2, 4d9 और 5s2। ठीक है, अगेन यहां पर भी आप देखिए क्या दिख रहा है आपको, 4d9 हो रहा है। क्या हम d10 बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, S से एक इलेक्ट्रॉन निकाल करके D में अगर मैं लिख दूं, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, नया कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्रिप्टन 4d10 और 5s1। ये हो गया। ठीक है, और कौन कौन से एलिमेंट दिखा सकते हैं, कौन कौन से एलिमेंट हो सकते हैं, एक आपका यहां पर Mu, ठीक है, कॉपर, क्रोमियम हो ही गया, सिल्वर हो ही गया, और कौन सा है, आप Au भी ले सकते हैं। ये सब एलिमेंट्स हैं जो क्या होते हैं, आपके नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कुछ ना कुछ वेरिएशन दिखाते हैं। वेरिएशन का रीजन क्या है, एक तो देखो पहली बात तो ये रीजन, एक एनर्जी का डिफरेंस भी होता है, दूसरा है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल या फुल्ली फिल्ड जो ऑर्बिटल्स हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू पार्शियली फिल्ड। यही वजह है कि हम इनको क्या बना रहे हैं, फुल्ली फिल्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करते हैं, किस वजह से, ड्यू टू पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल। कौन कौन सी, फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है, और केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ, फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो हैं कुछ टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें डिस्कस करनी है। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटलिक लेस्चर। देखो मोर और लेस जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है वही प्रॉपर्टीज हमें यहां डिस्कस करनी है। ठीक है, तो कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं बात करूं टेंसाइल स्ट्रेंथ की, तो आपको दिख रहा है कि ये हाईली क्या होते हैं, टेंसाइल होते हैं। कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है। मैलेबिलिटी, जो मेटल्स जो होते हैं वो हाईली मेलेबल होते हैं, ये आपको प्रॉपर्टीज पता है। डक्टिलिटी उनके अंदर होती है। मेलेबिलिटी का मतलब क्या है, आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और डक्टिलिटी का मतलब क्या है, आप उसको वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, ये लश्यर होते हैं। आपको गोल्ड का इससे बढ़िया एग्जांपल क्या मिलेगा, आपको पता है शाइन होती है उनमें, है ना, तो गोल्ड एक शाइनिंग एलिमेंट है, तो यही यहां पर दिखाया गया है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो थी ये क्या थी, बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टीज थी जिन्हें हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, देखो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का वो ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द n-1d, यानी कि ns के इलेक्ट्रॉन के साथ साथ n-1d के भी इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करते हैं। कब, जब इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग होती है। कब करते हैं, जब इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं यहां पर। यही रीजन है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है,
क्योंकि आपके n-1d के जो इलेक्ट्रॉन है, या फिर ये कहूं कि इनर ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है, ये भी पार्टिसिपेट कर देते हैं इंटर एटॉमिक मेटलिक बॉन्डिंग बनाने में, किसके साथ? NH के साथ। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा ग्रेटर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हायर विल बी द मेल्टिंग पॉइंट। तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि जितना ज्यादा आपका यहां पर वो रहेगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? मेल्टिंग पॉइंट रहेगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहां पर होंगे? कौन सा ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होगा डी का जिसमें सबसे ज्यादा क्या रहने वाला है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने वाला है। ठीक है, तो अगर आप खुद से सोचो, 3D हम यूज कर रहे हैं, मान लो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 3D5 बना दिया, ठीक है, मैं D5 ऑर्बिटल को अगर इस तरीके से यहां ड्रॉ करता हूं, 1 2 3 4 5, आई डोंट थिंक कि इससे ज्यादा किसी भी केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर इससे ज्यादा यहां पर क्या होता है, अगर इससे ज्यादा यहां पर क्या होता है, इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4 बचे, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सकते हैं। ठीक है, तो जो 3D मेटल्स है वहां पर D5 के पास आपको मेल्टिंग पॉइंट में एक अलग सा राइज दिखाई देगा। ठीक है, वो यही वजह होती है। चलिए, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है? हायर बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हाई इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। कई लोगों को इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन नहीं पता होगा, तो एक सिंपल टर्म में बताता हूं, अभी और पढ़ेंगे, सिंपल बता देता हूं। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? मान लीजिए आपके पास A2 मॉलिक्यूल है। क्या है? A2। अगर A2 मॉलिक्यूल है, अगर मैं उसको ब्रेक करना चाहता हूं और उससे 2A बनाना चाहता हूं, तो मैं कुछ एनर्जी प्रोवाइड करूंगा, दैट इज योर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, तो ग्रेटर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, स्ट्रॉन्गर इज द रिजल्टेंट बॉन्डिंग, हायर विल बी द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं? हायर होते हैं। ठीक है, तो वो क्या रहते हैं? हायर रहते हैं। चलिए, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन समझ लेते हैं। देखो, मान लो, यहां पर लिख लेता हूं मैं, लेट सपोज मेरे पास यहां पर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। ये है, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत सिंपल टर्म में समझनी है, बहुत ही सिंपल टर्म में। आपके पास A2 मॉलिक्यूल था, ठीक है, आपने क्या करा, इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करी और इसके मॉलिक्यूल को ब्रेक करके 2A बना लिया। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल से एटम में चले गए, तो यहां पर क्या होगा? हम कुछ ना कुछ एनर्जी प्रोवाइड कर रहे होंगे और उसी एंथैल्पी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखो, जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है उनका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। आप लोग खुद से समझ जाएंगे, जब आप जिंक, कैडमियम, मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि डी में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा भाई, तो हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी बढ़िया बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मेटलिक बॉन्डिंग बहुत वीक बनेगी और जिसकी वजह से लोएस्ट बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा आपका इस केस में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? लोएस्ट और मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमें पढ़नी है एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज में जो पहला टॉपिक है वो है एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई, और दूसरा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। डेफिनेटली अगर आपको एटॉमिक और आयोनिक रेडियाई पढ़नी होगी तो जो लोग क्लास 11th में सही से पढ़ाई करके आए हैं उन्हें पता होना चाहिए कि हम वहां पर डी ब्लॉक की भी एटॉमिक रेडियाई डिस्कस करते थे। आपको याद होना चाहिए, जब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियाई हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, ये सब टॉपिक्स हम पहले ही पढ़ के आ चुके होते हैं। यहां पर हम बस क्योंकि एक पर्टिकुलर ब्लॉक पढ़ रहे होते हैं इसलिए उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके साथ? एटॉमिक रेडियाई के साथ। देखो, 3D के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 3D की पूरी सीरीज लिख लूंगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, उसके बाद क्या होता है? वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, ठीक है, आयरन, कोबाल्ट, उसके बाद
कोबाल्ट के बाद क्या होगा, निकल, कॉपर और जिंक, ये है। ठीक है, 3D सीरीज ये रही। अब देखो इसमें मुझे अगर ऑर्डर लगाना है तो मैं कैसे लगाऊंगा, इसका रीजन अभी बात करेंगे। ठीक है, फिर मैंगनीज से लेकर के वहां तक हमारा निकल तक, इसको मैं कुछ इस तरीके से लगाता हूं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, बढ़ जाएगी इनकी, सही है, कॉपर और जिंक की बढ़ जाएगी। समझो पहली बात, पहला हम लोग बात करते हैं कि यहां पर हमें इतने रीजन में ग्रेजुअली डिक्रीज दिख रही है। एटॉमिक रेडियाई स्कैंडियम से लेकर के मैंगनीज तक डिक्रीज कर रही है ग्रेजुअली। रीजन बिहाइंड दैट, देखो रीजन बहुत ही सिंपल सा रीजन है जो आप लोग पहले भी पढ़ के आ चुके होते हो 11th क्लास में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। मैं फिर कहूंगा जिन्होंने 11th क्लास में ढंग से पढ़ा होगा उन्हें याद होगा। ठीक है, तो क्या रीजन होता है, ये रीजन होता है कि जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, किसका, पुअर शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट किस चीज का, डी ऑर्बिटल का। ठीक है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर डी ऑर्बिटल। आपको शील्डिंग इफेक्ट का अगर ऑर्डर देखना है तो देख लीजिए, एस मैक्सिमम देन पी देन डी एंड लास्ट में एफ। तो यहां पर क्या होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होने की वजह से डी ऑर्बिटल का अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है, यानी कि अट्रैक्शन मोर देन रिपल्शन, अट्रैक्शन मोर देन रिपल्शन। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि भाई जो तुम्हारा डी ऑर्बिटल है उसका क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बहुत कमजोर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इस वजह से ग्रेजुअली डिक्रीज करती है। अगला क्वेश्चन है मैंगनीज से लेकर के, अगला क्वेश्चन है मैंगनीज से लेकर के आपका निकल तक कांस्टेंट क्यों है। ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि जो भी आपके अट्रैक्शन और रिपल्शन जनरेट हो रहे थे वो क्या हो गया, बराबर, यानी कि ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल रिपल्शन एंड अट्रैक्शंस, रिपल्शंस एंड अट्रैक्शन, तो ऑलमोस्ट बराबर हो जाते हैं, ऐसा है यहां पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जिंक और कॉपर, यहां पर बच रहे हैं। यहां पर क्या होगा, देखो एक केस में अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, दूसरे केस में बराबर हो गया, तीसरे केस में क्या होगा, तीसरे केस में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा जो हम लोग पहले वाले केस में देख रहे हैं। यानी कि क्योंकि आपका यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हमारा रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा, रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा। क्यों डोमिनेट कर जाएगा, बताइए, रिपल्शन डोमिनेट क्यों करेगा, रिपल्शन इसलिए डोमिनेट कर जाएगा भाई क्योंकि तुम्हारे n-1d में इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, n-1d में इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, और बढ़ने का मतलब यह है कि बहुत ज्यादा हो चुके हैं। आप कॉपर को देखिए या फिर जिंक को देखिए, अगर आप कॉपर भी देखेंगे तो भी आपको D10 दिखाई दे रहा होगा और जिंक में भी आपको D10 दिखाई दे रहा होगा, मतलब यहां पर क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा सिनेरियो था जो हम लोग एटॉमिक रेडियाई में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखते हैं, देखो उसके बाद हम लोगों ने ये चीज देख ली है फैक्टर कि हमारा क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, आई होप सभी को पता होगा रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस की बातें क्या हो रही हैं। मतलब अगर नहीं पता है तो एक छोटा सा आइडिया देता हूं, दिस इज योर न्यूक्लियस। ठीक है, मान लीजिए हमने न्यूक्लियस को इस तरीके से बना रखा है, पॉजिटिवली चार्ज, ये मेरे शेल्स हैं अलग अलग। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉन्स को बना देता हूं यहां पर, इसमें इस कलर से इलेक्ट्रॉन और बाहर येलो कलर से इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होगा बताओ, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस की बातें क्या हो रही हैं, रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस की बातें क्या हो रही हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये जो है दिस इज योर अट्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव। रिपल्शन कहां आ रहे होंगे भाई, ये जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे होंगे, इसको रिपेल कर रहे होंगे, और यहां पर जनरेट होता है आपका रिपल्सिव फोर्सेस। ये क्या है, रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, रीजन आप समझ ही रहे होंगे भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बढ़ रहा था, अंदर के इलेक्ट्रॉन जाना नहीं देना चाहते हैं। आपने देखा ही कि शील्डिंग पावर डी ऑर्बिटल की वैसे ही कमजोर है, तो क्या होगा, यही वजह होती है यहां पर, जिसकी वजह से यहां क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, यानी कि न्यूक्लियर चार्ज मेरा बढ़ जाता है। ठीक है ना। तो देखो अगर हम लोग मान लो कि क्या करते हैं,
अगर हम लोग इस तरीके से बात करते हैं तो यहाँ पर आई होप आपको रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्सेस समझ में आ गए होंगे, जो हम लोग अभी पहले पढ़ के आए हैं एटॉमिक रेडियाई वाली स्लाइड में। ठीक है, क्या ये क्लियर है सभी को? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, देखो एक और बात यहां पर इंपॉर्टेंट, आप देखोगे कि जो 4D सीरीज है और जो 5D सीरीज है उनकी रेडियाई ऑलमोस्ट बराबर होती है। आपको एक कर्व दिख रहा है, इस कर्व में आपको ये ब्लू वाला और रेड वाला दिख रहा है, इसमें आपको ये समझना है कि इनकी जो रेडियाई है लगभग लगभग क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है? इस वजह से बराबर होती है क्योंकि तुम्हारा यहां पर F ऑर्बिटल जो होता है वो 5D के पहले फिल करा जाता है। 4F को हम लोग 5D से पहले फिल कर देते हैं, जिसकी वजह से लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का एक फिनोमेना आ जाता है, जिसकी वजह से रेडियाई डिक्रीज कर जाती है। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इम्परफेक्ट शील्डिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन द सेम सेट ऑफ ऑर्बिटल। अगेन यहां पर भी वही लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी आप बहुत सिंपल तरीके से समझ सकते हो। आपको बताया मैंने F पहले भरा जा रहा है, F की जो शील्डिंग पावर है वो D से भी कमजोर है। क्या आपने ऑर्डर पढ़ा? SPDF, S मैक्सिमम देन P देन D एंड लास्ट में F, मतलब F की शील्डिंग और कमजोर है। तो क्या होगा यहां पर? यही वजह है कि यहां पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहां पर क्या होता है, आपको नॉर्मल देखने को मिल जाता है। तो पॉइंट क्या रहा? द फिलिंग ऑफ 4F बिफोर 5D रिजल्ट्स इन अ रेगुलर डिक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई। मतलब यही वजह है कि आपको नीचे के जो ऑर्बिटल है वहां पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से दिखता है। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए डाउन द ग्रुप अगर कोई देखते हैं, मैं टाइटेनियम वाला ग्रुप उठाता हूं, टाइटेनियम Ti। ठीक है, टाइटेनियम, उसके नीचे क्या होता है, देखिए पीरियोडिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। तो मुझे ऐसे याद है कि हम इसको पढ़ते हैं T जरा हाफ, T इज Ti, जरा मतलब जर्कोनियम, हॉफियम मतलब HF, तो T जरा हाफ। ठीक है, तो इसकी अगर रेडियस की बात करते हैं तो ये आपका 147 पिकोमीटर के आसपास। डेफिनेटली आपको ये कोई भी डेटा याद नहीं करना है, ये जस्ट फॉर द एग्जांपल है। ठीक है, तो आपको कोई भी डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। यहां पर क्या होगा 159। तो ये देखो मैं यहां पर आपको ये दिखा रहा हूं कि 3D 4D 5D में चलता कैसे है। आपको दिख रहा होगा 3D में मिनिमम है, ये तो डेफिनेटली क्योंकि 4D और 5D में शेल बढ़ जाने हैं, मतलब 4D 5D की किसी भी सूरत में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, किससे? 3D से। लेकिन जब आप 4D और 5D में कंपैरिजन करेंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से यहां पर ये होता है। और लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह क्या है? पुअर शील्डिंग ऑफ द F ऑर्बिटल। और जब पुअर शील्डिंग हो जाती है तो वहां पर न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन करीब आ जाते हैं। आपको पता होगा एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल। जब आपका आउटर मोस्ट शेल करीब आ जाएगा तो रेडियाई तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी ना भाई। ठीक है, यही तो हम लोग पढ़ रहे थे इतनी देर से, एटॉमिक रेडियाई वाली बात। सही है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, ट्रेंड्स देखते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, हम लोग यहां पर आगे आयोनाइजेशन एनर्जी में आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ लेते हैं। देखो जब हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं तो आई होप सभी को पता होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। सभी को पता होगा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन ये होती है कि हम लोग जब कुछ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन, द एनर्जी विच वी प्रोवाइड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द आउटर मोस्ट शेल। डेफिनेटली जो आउटर पे होगा उसी की न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ कम होगी, अटैचमेंट कम होगा, तो वही सबसे कमजोर रहने वाला है। तो क्या होता है इन जनरल अगर आप देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेजुअली क्या करती है? बढ़ती जाती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? आपका इनर डी ऑर्बिटल के भरने की वजह से वहां पर होता है, और आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। मतलब अगर आप अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। क्यों बढ़ रही होगी? क्योंकि आपके इनर डी ऑर्बिटल्स को हम लोग फिल करते हैं इस वजह से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं हमारा इसी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में। ठीक है, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो कुछ इसमें कुछ एग्जांपल हैं। क्वेश्चन है एक,
जिंक की आयनाइजेशन एंथैल्पी कॉपर से ज्यादा होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जिंक की जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ये सिग्निफिकेंटली ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर। रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है आप लोग बताइए, सोच के कमेंट सेक्शन में बता सकते हो तो बताइए क्या आप लोगों ने सोचा। जिंक की जो होती है यहां पर वो ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कॉपर। क्यों होता है ऐसा, ये बताइए, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ये बात समझ लो कि ये बात समझ लो आप कि अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कहीं ना कहीं तुम्हें D10 पूरा भरा हुआ दिखाई देगा और S भी पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। अगर S और D फुल्ली फिल्ड है तो फिर तो तुम्हें पता ही है ना कि फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं होता है। तो यही वजह होती है कि यहां पर ये क्या रहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इसकी ज्यादा रहती है। तो रीजन क्या है, फुल्ली फिल्ड डी एंड एस सबशेल। ठीक है, तो जब हम लोग डी और एस सबशेल को फुल्ली फिल्ड कह देते हैं तो आपको पता है फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है इन कंपैरिजन टू पार्शियली फिल्ड। यही वजह है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होगी वो इसकी बहुत ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, उसके बाद इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो क्रोमियम का ले लेता हूं। ठीक है, क्रोमियम और किसका ले लेते हैं, मैंगनीज का ले लेते हैं। ठीक है, क्रोमियम और मैंगनीज, इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, क्रोमियम और मैंगनीज में सबसे ज्यादा किसकी होगी? मेरे हिसाब से मैंगनीज की होनी चाहिए आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका रीजन क्या है ये बताइए, रीजन क्या है ये बताइए। तो अगर हम लोग रीजन देखेंगे तो भाई ये बात पक्की है कि अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या होगा, 3d54s1, बिल्कुल सही बात है। और जब मैंगनीज का लिखोगे तो क्या होगा, 3d54s2। तुम्हें दिख रहा होगा कि D हाफ फिल्ड है, S फुल्ली फिल्ड है। अगर ऐसा कोई केस बन रहा है तो डेफिनेटली उसकी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि भाई हाफ फिल्ड जो होते हैं, हाफ फिल्ड आर मोर स्टेबल देन पार्शियली। ठीक है, सवाल ये है कि यहां पर कई लोगों के मन में आया कि सर दोनों में ही डी हाफ फिल्ड है, बिल्कुल सही बात है, पर भाई मैंगनीज में एस भी तो पूरा भरा हुआ है ना, तो जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो पहले एस से बाहर जाने वाला है ना। यही वजह है कि हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, मतलब टॉपिक अभी यही रहेगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब एक और सवाल है तुम लोगों से, बताओ 4D और 5D, 4D क्वेश्चन है, ये भी एक क्वेश्चन है, 4D एंड 5D which has more ionization energy, which has more ionization enthalpy। बताओ, आपके पास दो सीरीज मैंने दे दी 4D और 5D, दोनों में से किसकी ज्यादा होगी आयनाइजेशन एंथैल्पी, बताओ फटाफट से। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा, क्यों ऐसा होगा, बताओ किसकी ज्यादा होने वाली है। ठीक है, बताओ, बोलो भाई क्या होगा ऐसा, बोलिए 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 क्या होगा ऐसा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं एक सिंपल सी लाइन में, 5D की जो होने वाली है वो ज्यादा रहेगी इन कंपैरिजन टू 4D, क्योंकि आपका जो शील्डिंग है वो क्या है, पुअर है। तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ, ठीक है, तो ये सारे ट्रेंड्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इससे ही पूछा जाता है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर में ज्यादा आता है, बट ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कलर पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, कैटालिटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, एलॉय फॉर्मेशन तक हमारा ये केमिकल रिएक्टिविटी है। उसके बाद हम लोगों को दो कंपाउंड है जिन्हें मैं हल्का हल्का सा आपको देखा ओवरव्यू दे दूंगा, K2Cr2O7 और KMnO4, जिसके बारे में मुझे आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा, आइडिया देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ। देखो ट्रांजिशन मेटल एक ऐसे सीरीज है, ट्रांजिशन मेटल जो हैं ऐसे एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के जिनके पास वैरायटी है ऑक्सीडेशन की स्टेट की, मतलब कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट ये लोग शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंगनीज आपके सामने रखा हुआ है, आप देखिए मैंगनीज
Mn+2 में भी है, Mn+6 में भी है और Mn+7 में भी है। आप डेफिनेटली इनके कंपाउंड कभी भी देख सकते हो, आपने पहले पढ़े भी होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें, लेट सपोज अगर मुझे आपको बताना है, तो मुझे अगर मैं ये बोलूं कि भाई स्कैंडियम+3, मैं आप लोगों को कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स बता रहा हूं एलिमेंट्स की। ठीक है, स्कैंडियम+3, टाइटेनियम+4, वेनेडियम आपका कितना हो जाएगा, वेनेडियम अगर हम लोग लिखेंगे तो +5, क्रोमियम+6 और Mn+7। ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आपकी इन एलिमेंट्स की। अगर आप देखेंगे तो ये सीरीज में ही लगे हुए हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैंगनीज। ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि जब आप इनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुके हैं और ये D0 कॉन्फ़िगरेशन बन गए होंगे। इस चार्ज के साथ ये D0 बन चुके होंगे। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम+3 ले लेता हूं मैं। स्कैंडियम का अगर नॉर्मल लिखते हैं तो क्या होता है, आपका हो जाता है 4s3d1 और 4s2। जैसे ही आप इससे 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ये बन जाएगा 3d0 और 4s0। तो भाई जैसे ही इसके 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका एटॉमिक नंबर 18 हो गया। इसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन हो गए और जैसे ही 18 इलेक्ट्रॉन हुए, तुम्हें ये बात आइडिया हो गई होगी कि ये एक नोबल गैस बन चुकी है। तो D0 कॉन्फ़िगरेशन के बाद यहां क्या होता है, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर चुकी है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव्ड। ठीक है, तो इसने अपना मिशन अकम्प्लिश कर लिया है और नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके स्टेबल हो चुकी है ये। ठीक है, वही अब मान लो मेरे पास टाइटेनियम का एक बहुत बढ़िया सा एग्जांपल है। तुम्हारे पास टाइटेनियम एक ऐसा एलिमेंट है जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, +2, टाइटेनियम+3 और टाइटेनियम+4। कमेंट सेक्शन में बताओ तुम लोग इन तीनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी? आउट ऑफ टाइटेनियम+2, +3 एंड +4 विच ऑफ द वन इज मोर स्टेबल इन केस ऑफ टाइटेनियम? ठीक है, आंसर बताइए, क्यों ज्यादा स्टेबल होगी, रीजन भी बताना है और कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी ये भी बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखो, अगर हम लोग बात करें डाउन द ग्रुप, पी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन फेवर करता है? हैवियर एलिमेंट। यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो मास भी ज्यादा होगा, तो वो क्या करते हैं? लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, यहां पर क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन, डी ब्लॉक में क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर फेवर्ड बाय द हैवियर एलिमेंट्स। यानी कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं वो फेवर करते हैं। क्यों? ताकि उनके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सके। यानी कि तुम देखोगे डी ब्लॉक एलिमेंट में जो तुम्हारे हैवियर एलिमेंट्स होंगे वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर करेंगे। क्यों फेवर करेंगे? ताकि उनसे हम बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल पाए। ठीक है, ताकि उनसे हम बड़ा आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। चलिए देखिए, आपके पास एक एग्जांपल लेकर के आया, यही जो अभी बात बोल रहा था वो। आपके पास MO है, मोलिब्डेनम। ठीक है, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये W 6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्रोमियम भी 6 में है, लेकिन ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन फेवर कर रहा है +6 को? अगर तुम देखोगे तो ये ज्यादा फेवर कर रहा है। ठीक है, स्टेबल ये ज्यादा है। ठीक है, और यहां पर क्या हुआ, क्रोमियम +6 डाइक्रोमेटाइन K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ये सब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर स्टेबिलिटी की बात हमने कर ली है। देखिए, हैलाइड्स की बात करते हैं। ठीक है, आपके पास हैलाइड बनाने हम लोग, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसी चीज की, ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें कर रहे हैं। अभी हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट ही चल रहा है। ये पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जिनमें हैलाइड एलिमेंट्स बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है क्रोमियम F6, वेनेडियम BF5, क्रोमियम F5। ये आपको कुछ याद नहीं करना, डेफिनेटली आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट पता होंगी तो ही आप इन कंपाउंड को बना पाएंगे। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको टेबल मिल जाएगी, एनसीईआरटी में गिवन है, आप उसको उठाइएगा और उससे एक बार नजर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से इसकी बात कर लेते हैं। चलिए देखो, फ्लोरीन जो है, अगर आप इस पीरियड इस टेबल पर ध्यान देंगे तो फ्लोरीन जो है वो क्या करता है, स्टेबलाइजेस द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल VF5 वेनेडियम की मैक्सिमम +5, क्रोमियम +6 वो भी स्टेबल कर रहा है। ठीक है, तो होता क्या है, इसके दो रीजन है, हायर लैटिस एनर्जी और दूसरा हायर कोवलेंट कंपाउंड या फिर हायर बॉन्ड एंथैल्पी। तो यही वजह होती है कि फ्लोरीन ज्यादा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को क्या कर पाता है, स्टेबल कर पाता है। ठीक है, तो यही वजह है कि हमारा यहां पर फ्लोरीन यूज करा गया है। उसके बाद देखो, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में जो फ्लोराइड्स होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फ्लोरीन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फेवर करेगा, लोअर नहीं करेगा। ठीक है, जबकि ये मैंने बोला कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोराइड जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं, फॉर एग्जांपल BX2। ठीक है, आपके पास ऑन द अदर हैंड ऑल Cu+2 हैलाइड्स आर नोन इंक्लूडिंग CuF2 एक्सेप्ट द आयोडीन। आयोडीन के साथ ऐसा क्या होता है, ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है कि कॉपर जो है वो सबके साथ हैलाइड बनाता है, आयोडीन के साथ क्यों नहीं बनाता है। आंसर क्या होगा, क्योंकि Cu+2 जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर देता है I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। यही वजह है कि आपका यहां पर ये आयोडीन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाना चाहता है। ठीक है, यही वजह है कि आयोडीन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं बनाना चाहता है। अगर आप इसकी रिएक्शन लिखना चाहते हैं कॉपर वाली तो लिख सकते हैं कॉपर +2, और आपको पता है I नेगेटिव जा रहा है तो I नेगेटिव हो जाएगा यहां पर, और यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो Cu2I2 बन जाएगा, साथ में I2 बन जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हो जाता है, I नेगेटिव आपका चला जाता है I2 में। यही वजह है कि आप यहां पर कॉपर +2 के साथ आपको आयोडीन का कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा। ठीक है, चलिए बताइए क्या ये क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हमारा ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल। देखिए, ऑक्साइड्स ऑफ 3D मेटल, ये सारे ऑक्साइड कभी ना कभी आपने देख लिए होंगे, Mn3O4, Fe3O4, CrO3, Mn2O7। ठीक है, ये सारे ऑक्साइड्स आप देख चुके हैं। तो एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू स्टेबलाइज दीज हायर ऑक्सीजन एक्सीड्स दैट ऑफ फ्लोरीन। आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मतलब ऑक्सीजन कैन फॉर्म डबल बॉन्ड। यही वजह है कि ये फ्लोरीन से ज्यादा बढ़िया तरीके से स्टेबल कर सकता है। तो ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपैरिजन टू हैलाइड ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑफ फॉर्मिंग द मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए यहां पर ये हाईएस्ट Mn फ्लोराइड है और ये हाईएस्ट Mn ऑक्सीडाइज है। आप दोनों में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिएगा और आपको उससे पता चल जाएगा कि हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन क्यों हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन मल्टीपल बॉन्ड को बनाने की कैपेसिटी रखता है, जबकि फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड बना पाएगा, यही वजह है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसके बाद ट्रांजिशन मेटल की जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा, अब हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक खत्म कर चुके हैं। अब बात आती है रिएक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स। रिएक्टिविटी की जब भी बात करते हैं, ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो वाइडली बहुत वेरी करते हैं। ठीक है, तो हमें इसके लिए क्या जानना जरूरी होता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ यानी कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का जानना जरूरी है, जिससे हम लोग क्या जान सकते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ द वेरिएशन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होते हैं वो मेजरमेंट होते हैं किसका, इक्विलिब्रियम पोटेंशियल्स का। आपके पास यहां दिख रहा है, ये हमने क्या करा है, Mn पॉजिटिव को एक Na इलेक्ट्रॉन गेन करा करके M बना दिया है, और जो E0 है वो क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, आई होप ये आइडिया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहां पर क्या होगा, जब ये M2 पॉजिटिव से M जाएगा तो इस तरीके का E0 बनेगा, और M3 पॉजिटिव से तो इस तरीके का E0 बनेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग ये बात करें कि इसमें होता क्या है, तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, एक लाइन बोलूंगा, बस एक लाइन से ही सारा काम हो जाना है। वैल्यू जो होती है वैल्यू ऑफ M2 पॉजिटिव से M, ये क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या करती है, इंक्रीज करती है। कहां से कहां तक, लेफ्ट से राइट तक। तो इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर आपका कोई एलिमेंट है वो यहां पर M2 पॉजिटिव में है और M में जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा, E0 की वैल्यू बढ़ेगी। कब, बाएं से दाएं जाने पर। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर।
ये कर्व है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, आपको यहां पर कुछ एबनॉर्मेलिटी दिख रही होगी, नहीं दिख रही है तो दिखनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, दिखनी चाहिए। क्यों दिखनी चाहिए बताइए, क्यों दिखनी चाहिए? आपको दिख रहा होगा कि ये mn लोअर हो गई है। ठीक है, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर गई है। उसके अलावा आप देखिए जिंक के साथ भी कुछ हुआ है। ठीक है, इनकी क्या होती है, जिंक, निकल और मैंगनीज जो होते हैं, एक क्वेश्चन है यहां पर, एक क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कर लेते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन करा देता हूं एक, है ना। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी कर्व से है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, वाई डू Mn+2 Mn निकल एंड जिंक किस फॉर्म में, E0 पॉजिटिव से, या ये लिखूं E0 पॉजिटिव से M जाने पर इनके पास एक बहुत ज्यादा, मतलब जो नेगेटिव वैल्यू होती है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आ जाती है। ठीक है, मतलब इनके E0 की वैल्यू, वाई डू Mn हैव E0 नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड। अब इसके लिए हम लोग वापस वहां चलेंगे अपने कर्व के पास। ठीक है, उस कर्व में देखते हैं। देखिए, अगर मैं इस कर्व को आपको दिखाऊंगा, ये देखिए मैं यही बात बोल रहा हूं ना, आपको Mn दिख रहा होगा और जिंक दिख रहा होगा, दोनों में है ना, बहुत ज्यादा नीचे चली गई है, एक बहुत ज्यादा डिक्रीज हुआ। उसका रीजन क्या है? रीजन उसका बहुत सिंपल सा है। अगर आप Mn को देखेंगे, Mn+2 को, तो क्या बन जाएगा आपका 4s0 और 3d5, यानी कि ये क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। और अगर ये हाफ फिल्ड हो गया है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, यानी कि मोर स्टेबल हो जाएगा। सेम विद द जिंक, अगर आप जिंक के साथ देखोगे तो वो D10 बना लेगा। ठीक है, अगर आप जिंक के साथ देखते हो तो वहां क्या हो जाएगा, D10 बना लेगा। और अगर आप निकल के साथ भी देखोगे तो वहां पर भी आपको कंप्लीटली फिल्ड T2 ऑर्बिटल दिखाई देगा। ठीक है, यही वजह होती है, आप जिंक देख लो और आप निकल देख लो, आपके साथ यही चीज हो रही होगी कि दोनों में ही क्या हो रहा होगा, फुल्ली फिल्ड या कॉन्सेप्ट आ रहा होगा। अगर किसी में नहीं आया तो फिर उस केस में डी, क्योंकि D2G और EG में टूट जाता है, तो वहां पर ट्रिपली डीजेनरेट और डबली डीजेनरेट के केस में यहां पर क्या होगा आपका, वहां पर भी स्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा, आपको हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में पता ही होगा। इस कर्व को देखिए आप, हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी जो है वो निकल की है। ठीक है, निकल की, क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि निकल की जो होती है चार्ज डेंसिटी वो हाईएस्ट है, तो क्या होता है, Nickel+2 हैज द हाईएस्ट नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन अमंग द एलिमेंट ऑफ 3d सीरीज। क्यों? क्योंकि Nickel+2 की जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद यहां पर भी हम किस बारे में बात करेंगे, ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए एक टेबल है। क्या है ये, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की टेबल है। ठीक है, देखिए यहां पर पहली वाली टेबल की तरफ अगर आप ध्यान से देखें तो स्कैंडियम है, आपको दिख रहा होगा बहुत ज्यादा नेगेटिव में है, मतलब माइनस का 2.10 है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? और यहां पर ये याद रखना है, ये जो आपकी टेबल बनी हुई है, ये M3 पॉजिटिव से, हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, M2 पॉजिटिव से M0 पढ़ रहे थे, यहां पर M3 पॉजिटिव से M2 पॉजिटिव के लिए पढ़ रहे हैं। तो यहां क्या हो रहा है, स्कैंडियम बहुत ज्यादा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि भाई अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या बन चुका होगा, D0 बन चुका होगा। स्कैन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख कर देखना, बहुत ज्यादा 0 बन चुका होगा। और यहां पर आप आयरन देखोगे तो प्लस का 0.77 है। क्यों? क्योंकि इसमें D5 कॉन्फ़िगरेशन हो चुका होगा, जो क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक है, जो क्या होता है, स्टेबल होता है। वरना देखो अगर मैंगनीज की बात करो तो 1.57 है, यहां पर भी बढ़ना चाहिए था क्योंकि अगला भी बढ़ा है, बट नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि यहां पर D5 बन जाता है, जो क्या है, स्टेबल है। इसी तरीके से आप दूसरी वाली टेबल में भी प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं, सेम चीज है, हायर वैल्यू है क्योंकि D5 बन गया है। ठीक है, हायर वैल्यू है क्योंकि D5 बन गया है। सही है, चलिए ये हमारा EMF का हो गया। के बाद मैग्नेटिक नेचर की बात करते हैं। देखो जब हम लोग मैग्नेटिक नेचर को पढ़ते हैं तो मैग्नेटिक नेचर में क्या होता है, हम दो तरीके की चीजें पढ़ते हैं। एक होता है डायामैग्नेटिक,
एक होता है डायामैग्नेटिक और दूसरा होता है पैरामैग्नेटिक। दूसरा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। हमें इसका काम सिर्फ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से ही है, बट थोड़ा सा समझ लो डायामैग्नेटिक का मतलब क्या है। अगर मैं आपको डायामैग्नेटिक की बात करूंगा तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जो फील्ड उनको रिपेल कर देती है, यानी कि रिपेल्ड बाय द फील्ड। ठीक है, क्या होता है यहां पर? रिपेल्ड हो जाते हैं, है ना, रिपेल्ड बाय द फील्ड। ठीक है, अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में समझना है, केमिस्ट्री के टर्म्स में समझना है तो ये समझ लो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो वो क्या है? डायामैग्नेटिक है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है? अगर ये रिपेल हो जाते हैं तो ये अट्रैक्टेड बाय द फील्ड। ठीक है, अट्रैक्टेड बाय फील्ड। तो यहां क्या हो रहा है? यहां पर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। हम किसी भी स्पीशीज को पैरामैग्नेटिक तब बोलेंगे जब उसके पास क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम। ठीक है, आर्गन 4s2 और 3d1, सही है, डी भरते हैं भाई, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या ये अनपेयर्ड है? बिल्कुल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज हो जाएगी। अगर आप D10 को भरेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वो क्या होगा? एक डायामैग्नेटिक होगा, सारा का सारा डी भर चुका होगा वहां पर। ठीक है, उसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वो क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल आता है इससे अक्सर। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसे हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। तो म्यू बराबर क्या होता है? म्यू बराबर अंडर रूट में n+2। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है बीएम ओवर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसे हम n क्या होता है? n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। आप मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आता है, कहीं पर भी आ जाता है। Mn+2 है एक आयन मैंगनीज का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d5 4s0। डी भरेंगे आप, भर के देखिए। याद रखना, जब डी ऑर्बिटल फिलिंग होगी तो जितने भी रूल आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आए हैं, चाहे वो आपबाउ हो, चाहे वो हुंड्स हो, सब कुछ फॉलो होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 5। म्यू बराबर 5 5+2। ठीक है, आप इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा? अंडर रूट 35 आ जाएगा। तो लगभग 5 पॉइंट समथिंग के अप्रोक्सीमेट का आंसर आ जाएगा। और याद रखना, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे स्कूल एग्जाम हो, आप इसको अंडर रूट में नहीं छोड़ सकते हैं, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा रूट का। ठीक है, इसी बात पर आप लोग टाइटेनियम+3 के केस में म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, टाइटेनियम+3 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट को पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है वो है कलर। देखो, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ जो एक सबसे खास बात है वो ये कि उनके अलग अलग कलर होते हैं। आप हर एलिमेंट को उठा करके देखिएगा, उसमें एक अलग सा कलर आएगा। जैसे कि मैं अगर कुछ कलर के नाम लेना चाहूं, आयरन का कलर आपको देखना हो, येलोइश ऑरेंज टाइप में होगा। कोबाल्ट देखिएगा, रेडिश टाइप में होगा। तो कॉपर के कलर मोस्टली ब्लू कलर का होता है ना। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो क्या है? कलर्ड होते हैं। कलर्ड जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, टाइटेनियम+3 कलर आपको दिख रहा होगा, क्रोमियम+3, मैंगनीज+3 और आयरन+3, है ना। तो यहां पर इसके कलर होने का कुछ ना कुछ क्या होता है? रीजन। ठीक है, तो हम लोग वो रीजन डिस्कस करते हैं कि हमारा वो रीजन क्या है। देखिए, अगर मैं आपको कलर के बारे में बताना चाहूं तो ऐसा होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, मैं इसको पॉइंट में लिखता हूं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर लेवल इज एक्साइटेड टू, ठीक है, इज एक्साइटेड टू हायर लेवल। ठीक है, तो क्या होता है जब आपके एक इलेक्ट्रॉन को हम लोग एक्साइट करते हैं, कहां से कहां तक?
लोअर से लेकर के लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल, लोअर लेवल कौन सा, लोअर लेवल डी ऑर्बिटल से हम लोग हायर लेवल के डी ऑर्बिटल में भेजते हैं, ठीक है। हायर लेवल डी ऑर्बिटल में जब भेजते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये कलर आता है। इस ट्रांजिशन को एक स्पेशल नाम से जाना जाता है जिसे हम बोलते हैं डीडी ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन। देखिए डीडी ट्रांजिशन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, हम लोग इलेक्ट्रॉन को लोअर लेवल के एनर्जी के डी ऑर्बिटल से हायर लेवल वाले डी ऑर्बिटल में भेजते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर जो एक्साइटेशन होता है, इस एक्साइटेशन की वजह से कलर शो करता है। तो हम ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू दिस एक्साइटेशन कलर कम्स, ठीक है। तो यही वजह होता है कि कलर आपका डी ब्लॉक के एलिमेंट में देखने को मिलेगा आपको। और सिंपल सी बात है, क्यों होता है, क्योंकि इसको डीडी ट्रांजिशन का फिनोमेना होता है। और डीडी ट्रांजिशन का फिनोमेना क्या है, जिसमें आपका लोअर लेवल डी ऑर्बिटल से हायर लेवल डी ऑर्बिटल पर इलेक्ट्रॉन को क्या कराया जाता है, एक्साइट कराया जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो टॉपिक वो क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। देखिए हम लोग को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड्स जिसमें मेटल जो होता है वो बाइंड करता है या तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल या फिर एनायन से, ठीक है, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स स्पीशीज। जैसे कि देखो आयरन यहां पर क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, Cn एक नेगेटिव वाला आयन है, यानी कि Cn नेगेटिव के फॉर्म में रहता है। सिमिलरली यहां क्या है, PtCl4 है। प्लैटिनम डी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्लोराइड जो है वो एक एनायन है। तो ये होता है कि आपके जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं विद न्यूट्रल और नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो ये चीज आप कहां पढ़ेंगे, ये हम पढ़ते हैं बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कॉम्प्लेक्स के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल हमें वहां पर उनका हाइब्रिडाइजेशन भी निकालना पड़ता है, अलग अलग वैरायटी के जो आयंस होते हैं वो भी पढ़ने पड़ते हैं। तो ये सारी बातें हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर में मोस्टली करते हैं, ठीक है। आप यहां पर एक कॉम्प्लेक्स देखिए जो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में आपको दिख रहा होगा आयरन मेरा डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और यहां पर आपको अलग अलग नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या करे जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। तो इस तरीके के कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है। रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है कॉम्प्लेक्स बनाने का। तो अगर हम लोग रीजन की बात करते हैं, तो क्या रीजन है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं रीजंस फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करने के कुछ रीजंस होते हैं। क्या रीजन है, जो हमारा पहला रीजन है वो ये है कि आपका जो साइजेस होते हैं यहां पर 3D वाली सीरीज के, वो क्या होते हैं, कंपैरेटिवली स्मॉल साइजेस होते हैं, ठीक है। अगर साइजेस स्मॉल हैं, एक रीजन तो ये हो गया कि स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज। दूसरा रीजन क्या होता है, आयोनिक चार्ज के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हायर आयोनिक चार्ज। ऐसा ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि स्मॉलर साइज और आयनिक चार्ज क्या होता है, ज्यादा रहता है। और जो थर्ड है वो क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट थर्ड वाला है कि जो आपके जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक के, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है। तो यहां पर ये पॉइंट आ जाएगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। तो क्योंकि डी ऑर्बिटल मेरा अवेलेबल रहता है, इसलिए और आसानी से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर पाते हैं। आपसे कोई पूछेगा 3 रीजन बताइए क्यों, ऐसा क्यों है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट ही मोस्टली कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो बहुत सिंपल से रीजन है। पहला स्मॉल साइज कंपैरेटिवली, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दूसरा रहता है मेरा हाई आयनिक चार्ज, और थर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी होना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। जब हम लोग कैटालिटिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ट्रांजिशन मेटल कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपने ये बात देखी भी थी कि आपको मैंने दिखाया था कि जितना भी एलिमेंट है, जैसे टाइटेनियम +2 +3 +4, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ये कहूं मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं। तो 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी
शो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर कोई एग्जांपल देखना है तो एक एग्जांपल देख लेते हैं कैटालिटिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। मान लीजिए आपके पास क्या है, ये हमारा आयोडीन की रिएक्शन है, ठीक है, आयोडाइड है मेरा, यहां पर क्या होता है H2O8 2 नेगेटिव, ठीक है, इसकी रिएक्शन कराई जाती है और जो प्रोडक्ट में बनता है वहां क्या बन जाता है I2 प्लस आयोडीन बनता है और SO4 2 नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। यहां पर अभी तक कोई भी हमने डी ब्लॉक का एलिमेंट एज अ कैटलिस्ट नहीं यूज करा है। व्हाट इफ मैं आयरन को यहां पर एज अ कैटालिटिक कैटलिस्ट यूज कर लूंगा, तब क्या होगा आपका, अगर मैं आयरन यूज कर लूंगा तो 2Fe3 प्लस प्लस I नेगेटिव जो होगा, यहां पर क्या होगा आपका I नेगेटिव I2 में चेंज हो जाएगा, मतलब आयोडीन में बन जाएगा और उसके साथ साथ यहां क्या बनेगा 2Fe2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये कैटालिटिक रिएक्शन का एग्जांपल है जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि जो आयरन है वो क्या कर रहा है, एज अ कैटलिस्ट हो रहा है, यूज करा जा रहा है और आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाने का बहुत ज्यादा इनके अंदर वो रहता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या है, जब आपके स्मॉल एटम जैसे कि हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन ट्रैप हो जाते हैं किसी भी क्रिस्टल लैटिस में, आपका मेटल का कोई क्रिस्टल लैटिस होगा, अगर उसके अंदर कोई स्मॉल एटम, कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन ट्रैप कर जाते हैं, तो इस तरीके के कंपाउंड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। यूजुअली क्या होते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होते हैं, जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड जैसे कि ये देखो VH0.56, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, नाइदर टिपिकली आयोनिक नॉर कोवलेंट, मतलब इसमें आपकी दोनों ही प्रॉपर्टीज यहां पर रहती है, हम कोई एक चीज नहीं कह सकते हैं कि ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं, देखो हायर मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इनके प्योर मेटल से, जब कोई क्रिस्टल का लैटिस अगर प्योर मेटल से बना होगा तो उससे इंटरस्टिशियल कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा। दूसरा क्या है, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। थर्ड, मेटलिक कंडक्टिविटी को रिटेन कर लेते हैं और चौथा, केमिकली इनर्ट रहते हैं, यानी कि रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की ये प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है प्योर क्रिस्टल से, दूसरा बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, तीसरा मेटेलिक कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं और चौथा क्या है, केमिकली इनर्ट होते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, केमिकली इनर्ट होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एलॉय, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एलॉय है। एलॉय के बारे में आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, आप पहले भी पढ़कर क्या है। एलॉय क्या होता है, ब्लेंड ऑफ मेटल्स होता है प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग द कंपोनेंट्स, यानी कि जब आपके दो मेटल्स को या दो से ज्यादा मेटल्स को मिला करके ब्लेंड करा जाता है और उससे जो कंपाउंड बनता है उसे क्या बनते हैं, एलॉय। एलॉय जो होते हैं वो होमोजीनियस सॉलिड है सॉल्यूशन इन विच द एटम ऑफ वन मेटल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली अमंग द एटम ऑफ अदर, यानी कि वही बात जो मैंने आपसे बोला कि दो या दो से ज्यादा मेटल जब आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन करे जाते हैं, तो उससे क्या होता है, एलॉय का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और एलॉय कैसे हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशंस होते हैं, होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं। एलॉय का फॉर्मेशन देखिए, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फेरस एलॉय, स्टील और स्टेनलेस, आप देखिए यहां पर ये एलिमेंट्स हैं क्रोमियम, वेनेडियम, डब्ल्यू, मोलिब्डेनम और मैंगनीज, ठीक है। इन्हें यूज कराया था टू प्रोड्यूस वेरियस वैरायटीज, यानी कि अलग अलग वैरायटीज यूज करने के लिए। कौन कौन सी, आपको पता है दो तरीके की स्टील है, स्टील और स्टेनलेस, है ना, स्टील और स्टेनलेस। ये सारी बातें हो गई। अगर आप यहां पर जानना चाहें स्टील में कौन कौन होता है, तो स्टील में होता है मेरा एक तो आयरन, ठीक है, स्टील में एक क्या होता है, आयरन, और दूसरा क्या होता है, कार्बन होता है। जब आप स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, आयरन मेन मेटल रहता है, आयरन मेन मेटल रहता है और बाकी क्या रहते हैं, क्रोमियम और निकल, ठीक है, क्रोमियम एंड निकल। तो ये दोनों क्या रहते हैं, अदर एलिमेंट्स होते हैं। इस तरीके से और भी अलॉयज होते हैं जो आप लोग जानते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में इतना बताइए कि ब्रास के लिए कौन कौन से दो एलिमेंट यूज करे जाते हैं, ब्रास एक अलॉय है, उसके लिए कौन से एलिमेंट यूज करे जाते हैं उसका फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। उसके बाद हमें पढ़ने हैं कंपाउंड्स, ठीक है। सबसे पहले कंपाउंड हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ऑक्साइड्स है मेटल के। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि मेटल जो होते हैं वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो इसका मतलब है मेटल ऑक्साइड कैसे बनते हैं, बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल विद द ऑक्सीजन एट हायर टेम्परेचर।
तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है एट हाई टेम्परेचर, उससे क्या बनता है आपका मेटल ऑक्साइड बन जाता है। आपने ये अलग अलग मेटल्स के ऑक्साइड ऑलरेडी देखे हुए हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल ऑक्साइड। हम लोग ये जानते हैं कि जो आयोनिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर। पहली प्रॉपर्टी है आयोनिक कैरेक्टर, ठीक है, मेटल ऑक्साइड का आयोनिक कैरेक्टर। तो इसके बारे में ये कहा जाता है आयोनिक कैरेक्टर के बारे में कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इंक्रीजेस, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेस, इन मेटल ऑक्साइड इंक्रीजेस, वैसे वैसे वहां क्या होता है आपका, वैसे वैसे क्या होता है, आयोनिक कैरेक्टर ऑक्साइड का क्या करता है, डिक्रीज कर जाता है। वैसे वैसे आयोनिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। तो आप इनको एज इट इज पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, डिक्रीजेस इन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। उसके बाद दूसरा क्या है पॉइंट, दूसरी प्रॉपर्टीज क्या है, दूसरी प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन नंबर वाली। तो देखो एक मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूं ऑक्सीडेशन नंबर वाली। ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किस चीज के, आयोनिक कैरेक्टर के, आयोनिक कैरेक्टर के, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी है। यही चीज मैंने अभी स्टेटमेंट में लिखा था, मैंने इसको पॉइंट फॉर्मेट में भी लिखा दिया है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ये समझ लो कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल ऑक्साइड इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा ऑक्साइड का। यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज करता है तो उसकी वजह से उस मेटल ऑक्साइड की एसिडिटी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम लोग यहां पर देख रहे हैं किसकी, ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड की। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, ऑक्साइड्स ऑफ, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्साइड हैं जैसे कि ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम और ऑक्साइड्स ऑफ क्रोमियम। आप देखिए यहां पर, जैसे मान लो कि वेनेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट V2O3 में +3 है, तो ये सबसे ज्यादा बेसिक है। उधर +4 है, लेस बेसिक हो गया। +5 में एम्फोटेरिक नेचर हो गया। यहां पर आप देख सकते हैं जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है उतना ज्यादा एसिडिक क्रोमियम का कंपाउंड है CrO3, और CrO क्या है, लीस्ट है, यानी कि बेसिक है। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम अपना पहला कंपाउंड पढ़ते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट में हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन पढ़नी है डाइक्रोमेट की। ठीक है, सबसे पहला है फ्यूजन ऑफ क्रोमाइड ओर। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फ्यूजन ऑफ क्रोमाइड ओर, फ्यूजन ऑफ क्रोमाइड ओर विद Na2CO3। ठीक है, तो ये देखो, ये जो कंपाउंड्स हैं, आपको मैं बता दूं कि डी ब्लॉक में यही एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको याद करना पड़ता है, पर्टिकुलरली रिएक्शंस याद करनी पड़ती हैं। और डेफिनेटली K2Cr2O7 और KMnO4 दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं जो आपके इस चैप्टर्स में हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, उनकी रिएक्शंस भी इंपॉर्टेंट है। पहली रिएक्शन है फ्यूजन ऑफ क्रोमाइड। आप क्या करेंगे, FeCr2O4, ये आपने क्या ले लिया है, क्रोमाइड ले लिया, उसके साथ में Na2CO3 की रिएक्शन कराएंगे, Na2CO3 की रिएक्शन कराएंगे। प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में आपको क्या मिलेगा, Na2CrO4। ठीक है, एक प्रोडक्ट तो आपका ये हो गया Na2CrO4। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, Fe2O3 मिलेगा और साथ में CO2 मिलेगा, Fe2O3 प्लस CO2। ये जो आपका कलर आएगा इसका क्या आएगा, येलो। उसके बाद क्या होगा, यहां पर ये हमारा फर्स्ट स्टेप पूरा हो चुका है। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप, Na2CrO4 जो हमारा है, Na2CrO4, सेकंड स्टेप में Na2CrO4, इसकी रिएक्शन कराएंगे H+, यानी कि H2SO4 के साथ। ठीक है, H2SO4 के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा
बताइए क्या बनेगा, Na2Cr2O7 बन जाएगा, Na2Cr2O7, और ये कैसा कलर होगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। इसके साइड प्रोडक्ट हो जाएंगे सोडियम प्लस और वाटर। उसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, अगर मैं लास्ट स्टेप की बात करता हूं अपने, तो हमारे लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा Na2Cr2O7 है, Na2Cr2O7 है, इसकी रिएक्शन मैं KCl से करा दूंगा। ठीक है, Na2Cr2O7 की रिएक्शन जैसे ही आप KCl से कराएंगे, प्रोडक्ट में K2 आपका जो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है वो बन जाएगा K2Cr2O7, और साथ में NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, K2Cr2O7 और साथ में NaCl। इसका कलर क्या रहता है, ऑरेंज कलर का ये कंपाउंड होता है, बहुत ज्यादा शाइन करता है K2Cr2O7, ऑरेंज कलर के इसके क्रिस्टल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज K2Cr2O7 की, सॉरी प्रिपरेशन। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखिए आप यहां पर देख रहे होंगे कि CrO4 नेगेटिव जब एसिडिक मीडियम में जा रहा है तो वो क्या बना रहा है, Cr2O7 2 नेगेटिव। ठीक है, यानी कि क्रोमेट से कहां जा रहा है, डाइक्रोमेट पे जा रहा है। जब आप एल्कलाइन सोल्यूशन यूज करते हैं तो डाइक्रोमेट से किस में आ रहा है, क्रोमेट में। ये इक्विलिब्रियम की रिएक्शन आपको यही रिप्रेजेंट कर रही है कि भैया अलग अलग होता है। जब आपने वीक एसिड लिया हुआ है तो क्या होगा, क्रोमेट से डाइक्रोमेट चला जाएगा, और जब आप एल्कलाइन ले लेंगे तो डाइक्रोमेट से किस में आ जाएगा, आपके क्रोमेट में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। ऑक्सीडाइजिंग नेचर मैं आपको बता दूं, K2Cr2O7 और KMnO4 जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर मान लो Na2Cr2O7 जो हमने पहले स्टेप में बनाया था, इसका यूज कहां करते हैं, Na2Cr2O7, और दूसरा क्या है, K2Cr2O7। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। Na2Cr2O3 जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा यूज करा जाता है। इसका कहां यूज करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज करते हैं। और K2Cr2 क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड एज अ, यानी कि जब आपकी टाइट्रेशन करी जाती है तो वहां पर इसका यूज कराया जाता है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो याद रखना, आपका K2Cr2O7 टाइट्रेशन के लिए यूज कराया जाता है अच्छे खासे अमाउंट में। ठीक है, ज्यादातर जगहों पर इसका यूज यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है, अगर मान लीजिए आपका हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन देखना चाहते हैं, तो पहला एसिडिक मीडियम में मैं देख रहा हूं, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, कैसे करेंगे, जब हम लोग ऑक्सीडाइजिंग मीडियम की बात करेंगे तो आपके पास क्या है, Cr2O7 प्लस 14H प्लस, ये रिएक्शन आपकी टाइट्रेशन से ही आती है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू व्हाट, क्रोमियम प्लस 3। ठीक है, तो यहां पर आपका क्रोमियम प्लस 3 बनता है और साथ में क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, डेफिनेटली ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, प्लीज इसको आप बैलेंस कर लीजिएगा। अगर आप इसको बैलेंस करना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर 2 लगाना है और यहाँ पे 7 लगाना है। तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हो गया इसका एसिडिक का। ठीक है, उसके बाद स्ट्रक्चर देखिए, क्रोमेट आयन हमने बनाया था, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, और हमारा डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। फॉर्मूला आपको पता है, आप सिर्फ वहां पर क्रोमियम और ऑक्सीजन को सेट करके देख लीजिए, आपको दिख जाएगा। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 2 टेट्राहेड्रल मिलकर के डाइक्रोमेट आयन बना रहे हैं, क्रोमेट आयन से ही डाइक्रोमेट आयन बना हुआ है। आपने देखा है, अभी हमने रिएक्शन देखी थी, एसिडिक मीडियम में क्रोमेट से डाइक्रोमेट जाते हैं, और जब अल्कलाइन कर देते हैं डाइक्रोमेट से क्रोमेट में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आप जानते होंगे शायद, आपका ब्रीथ एनालाइजर के फॉर्म में यूज करा जाता है। जब आपका ऑरेंज कलर का K2Cr2O7 रिएक्ट्स विद अल्कोहल, कई बार आपने देखा होगा कि जो चेकिंग वगैरह होती है, जो पुलिस चेकिंग वगैरह करती है, वहां पर क्या होता है, ये उनके पास होता है ब्रीथ एनालाइजर। जैसे ही किसी पर्सन ने अगर अल्कोहल कंज्यूम करा होगा तो क्या होगा, आपका जो डाइक्रोमेट का हमारा ऑरेंज कलर है वो कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमियम प्लस 3 में। ठीक है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्रोमियम प्लस 3 में। ऐसा होता है कब, जब आप लोग अगर कोई भी अल्कोहल को कंज्यूम करता है तब।
तो ठीक है, ये ऐसा है जिससे कोई बचा नहीं जा सकता है, ये बहुत आसान तरीके से कोई भी पकड़ा जा सकता है, आप बस ब्रीथ करेंगे और तुरंत फट से पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए देख के, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम लोग जब नेक्स्ट बात करेंगे तो KMnO4 की बात करेंगे। उसी का भाई है कुछ कुछ KMnO4। ठीक है, KMnO4 क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। इसमें भी ये सारी चीजें पढ़नी है। स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन के साथ, ठीक है। प्रिपरेशन के साथ KMnO4 स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप होता है फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइट। पहला स्टेप है फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइट। पायरोल्यूसाइड यानी कि मतलब क्या है? MnO2। ठीक है, तो MnO2 के साथ पहला स्टेप फ्यूजन कराना है हमें। मैंने क्या करा? MnO2 लिया, इसकी रिएक्शन कराई KOH के साथ। ठीक है, MnO2 की रिएक्शन कराई KOH के साथ, ऑक्सीजन लिया यहां पर साथ में, प्रोडक्ट में बना K2MnO4। क्या बन गया? K2MnO4। ठीक है, उसके बाद क्या बना यहां पर ये ब्लैक कलर का सॉलिड होता है MnO2 का, और जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो क्या रहता है? वो ग्रीन रहता है। K2MnO4 का कलर क्या रहता है? डार्क ग्रीन रहता है। उसके बाद क्या होता है हमारा? उसके बाद यहां पर जो हमारा ये मैंगनीज आयन बना है, इसका क्या होता है? डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। तो MnO4 जो है यहां पर कितना रहता है? 2 नेगेटिव, क्योंकि आपने पोटेशियम को हटा दिया है। तो यहां पर ये H+ के साथ रिएक्शन करता है और फर्दर क्या बना लेता है? इसके आगे MnO4 नेगेटिव बना लेता है, 2MnO4 नेगेटिव। इसका कलर कैसा रहता है? पर्पल रहता है। और MnO4 2 नेगेटिव का कैसा है? अभी देखा, ग्रीन है। तो यहां पर MnO4 नेगेटिव बना, साथ में MnO2 बन गया है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप हो गए। पहला स्टेप है फ्यूजन ऑफ पायरोलुसाइड, दूसरा है डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ द मैंगनेट। ठीक है, तो यहां से आपका क्या बन गया? ये MnO4 नेगेटिव बन गया है। सही है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, जो नेक्स्ट हमें पढ़ना है वो क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट की कॉमर्शियल मेथड वाली प्रिपरेशन पढ़नी है। ठीक है, तो कॉमर्शियल मेथड में क्या करते हैं हम लोग? प्रिपरेशन किसमें? कॉमर्शियल मेथड में। ठीक है, तो कॉमर्शियल मेथड में KMnO4 कैसे बनाया जाता है ये पढ़ना है। पहले स्टेप में क्या होता है? यहां पर MnO2 जो होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं? जो अभी हम देख करके आ रहे हैं कुछ कुछ वैसा ही है। KOH के साथ यहां पर फिल कर देते हैं। क्या करते हैं? फ्यूज्ड विद KOH। ठीक है, फ्यूज्ड विद KOH। यहां पर क्या होता है? जैसे ही आप फ्यूज विद KOH करते हैं, जैसा कि आपने पहले भी देखा था, इसके पहले वाले साइड में MnO4 2 नेगेटिव बन गया था। सेकेंड स्टेप क्या होगा? अगर आप इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो स्टेप 1, दिस इज स्टेप 2। क्या है? आप अगर इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन कर देंगे, यानी कि MnO4 2 नेगेटिव अगर आपके पास है, तो आप इसमें क्या कर देंगे? इसका प्रोडक्ट बनाने के लिए इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे एल्कलाइन मीडियम में, इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे आप इसका इलेक्ट्रोलिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा MnO4 नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बन गया? ये KMnO4 बन गया है। लेबोरेटरी मेथड में क्या होता है? जब हम लोग लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं, लेबोरेटरी मेथड की बात जब करते हैं, तो क्या होता है? ठीक है, जब लेबोरेटरी मेथड की बात करते हैं तो Mn2 पॉजिटिव की रिएक्शन हम लोग H2O8 इसके साथ कराते हैं। ठीक है, इसके साथ जो आप रिएक्शन कराते हैं, यहां पर वाटर भी रहता है, तो प्रोडक्ट में जो बनता है वो क्या बन जाता है? MnO4 नेगेटिव बन जाता है। देखो, ये केमिकल रिएक्शन जो है ये थोड़ी सी टफ है और थोड़ा सा आपको याद भी करना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा और रटना पड़ता है, तभी जाकर के ये सही होती हैं। ठीक है, उसके साथ में क्या बन जाएगा? SO4 2 नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया है? प्रिपरेशन मेथड्स हो गए हैं इसके। सही है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर की। देखो, कलर की जब हम लोग बात करते हैं, तो जो आपका मैंगनीट आयन है उसका क्या रहता है? ग्रीन कलर रहता है। मैंगनीट आयन जो है उसका क्या रहता है? ग्रीन कलर रहता है। मैंगनीट आयन का कलर कैसा रहता है? ग्रीन रहता है। ठीक है, उसी जगह पर अगर हम लोग पर मैंगनीट की बात करते हैं, किसकी? पर, जब हम लोग पर मैंगनीट आयन की बात करते हैं, तो इसका कलर क्या होता है आपका? पर्पल रहता है।
ठीक है, तो दो कलर होते हैं हमारा, एक मैग्नेट आयन जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन रहता है, और पर मैग्नेट का कैसा रहता है, ग्रीन कलर रहता है। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। तो नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे ही मान लीजिए हमने क्या बनाया है यहां पर, KMnO4 लिया। KMnO4 क्या रहता है, ये डायामैग्नेटिक है। क्या है ये, डायामैग्नेटिक है। ठीक है, और इसका कलर कैसा होता है, पर्पल कलर होता है। जैसे आप इसको हीट करते हैं, जैसे आप इसको हीट करते हैं, ये बन जाता है K2MnO4, और जिसका कलर क्या होता है, ग्रीन रहता है। ठीक है, ग्रीन रहता है। और हीट करने के बाद ये क्या हो जाता है, इसमें देखेंगे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मैग्नेट है इसका क्या हो गया है, इस केस में मैग्नेट में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया है। ठीक है, और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये क्या बन जाता है, पैरामैग्नेटिक बन जाता है। ठीक है, उसके साथ में MnO2 और फिर O2। MnO2 कलर कैसा रहता है, ब्लैक। सही है, तो ये इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, और इसको हम कैसे देखते हैं, हीट करके देखते हैं। इसको हम कैसे देखते हैं, हीट करके देखते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो, ये एक रिएक्शन है जिसमें हमने KMnO4 में HCl ले रखा है। सवाल एक क्वेश्चन बनता है कि हम लोग HCl क्यों नहीं लेते हैं, मतलब पर मैग्नेट की जो टाइट्रेशन होती है उसमें HCl क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। तो तुम केमिकल रिएक्शन में देख रहे हो कि अगर KMnO4 को HCl के साथ रिएक्ट कराया गया है तो प्रोडक्ट में Cl2 गैस बन रही है, क्लोरीन गैस। और अगर क्लोरीन गैस बनी जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, जो आपका एंड पॉइंट होगा वो एंड पॉइंट क्लियर नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी वजह से वी डू नॉट गेट द करेक्ट एंड पॉइंट फॉर द गिवन टाइट्रेशन। यही वजह है कि हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, सिर्फ इसी वजह से हम लोगों को यहां पर यूज नहीं करना होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज न्यूट्रल मीडियम में। तो हम लोग न्यूट्रल मीडियम में क्या देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं केमिकल मीडियम की। ठीक है, मान लो तुम्हारा MnO4 नेगेटिव है, यहां पर जो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी होती है, +7 होती है। आप निकाल करके देखिएगा, हमने इसको क्या करा, ठीक है, ये हमने रिएक्शन ले रखी है। हुआ क्या, ये यहां से MnO2 में कन्वर्ट हो गया, और ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज आया होगा, यहाँ +4 हो जाती है उस केस में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में +4 आ जाती है आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां पर अगर रिएक्शन देखनी है तो क्या होता है, थायोसल्फेट को ये ऑक्सीडाइज कर देता है, थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज टू KMnO4 क्या करता है, देखो KMnO4 की रिएक्शन या K2Cr2O7 की रिएक्शन जो है ये आपको याद करनी पड़ेंगी, और एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको कोई कुछ नया नहीं कर सकता, आपको पढ़नी ही पड़ेंगी खुद से। ऑक्सीडाइज टू सल्फेट। ठीक है, यहां पर क्या होगा, जब हम लोग ऑक्सीडेशन की यहां पर बात करेंगे ऑक्सीडाइज की, तो यहां पर क्या होगा आपका 8MnO4 लेकर मैं लेता हूं इधर, और साथ में मैं यहाँ पे थायोसल्फेट ले लेता हूं। थायोसल्फेट का आई होप आप सभी को फॉर्मूला पता होगा, तो H2O3 2 नेगेटिव यहां पर लिया, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी है, और इससे क्या हुआ है, प्रोडक्ट में बन गया है MnO2। डेफिनेटली ये बैलेंस नहीं है क्योंकि मैंगनीज ही नहीं बैलेंस दिख रहा है, तो यहां पर कैसे बैलेंसिंग होगी। ठीक है, तो इस केस में यहां पर क्या बन जाता है, MnO2 बन जाता है, और उसके साथ में SO4 2 नेगेटिव बनता है, SO4 2 नेगेटिव बन जाता है। तो ये क्या हुआ है, थायोसल्फेट ऑक्सीडाइज हो गया किसमें, सल्फेट में। ठीक है, एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, अगर हम लोग एक रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में देख लें, तो भाई एल्कलाइन मीडियम में क्या होता है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ तीनों मीडियम का अलग अलग रहता है। एल्कलाइन मीडियम में क्या होगा, MnO4 जो है, MnO4 नेगेटिव जो है, जहां पर ये +7 में है,
ये +7 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाती है और प्रोडक्ट बनता है MnO4 2 नेगेटिव। क्या बन जाता है यहां पर? MnO4 2 नेगेटिव। तो ये हमारी क्या हुई केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो जब हम लोग इसकी बात करते हैं KMnO4 की, तो KMnO4 में क्योंकि आपको बताया मैंने कि हर मीडियम में अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलेगी, और अगर हर मीडियम में अलग अलग रिएक्शन देखने को मिल रही है, अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग एंटर करते हैं हमारे F ब्लॉक में। इस पे F ब्लॉक पे, ठीक है। F ब्लॉक में जैसा कि मैंने आपको बताया था दो तरीके की सीरीज होती है, कौन कौन सी? लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स। ठीक है, देखो लैंथेनॉइड की बात करते हैं सबसे पहले। जब हम लोग लैंथेनॉइड की बातें करते हैं तो लैंथेनॉइड में हमें क्या देखना होता है? अगर आपको इससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा दूं पीरियोडिक टेबल में, आप यहां पर देख रहे हो कि La यानी कि लैंथेनम और Ac एक्टिनियम, ये दोनों भी लैंथेनॉइड में गिने जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लैंथेनॉइड और जो एक्टिनॉइड होते हैं, यानी लैंथेनम और जो ये तुम्हारा एक्टिनियम है, इनकी प्रॉपर्टी लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड से बहुत ज्यादा रिजेंबल करती है। इसी वजह से मैं इनको यहां पर पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात सबसे पहले करते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4f1 से लेकर के 14, 5d01 और 6s2। ठीक है, ये कुछ चीज लिखी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए कि D1 किसमें आएगा। 3 एलिमेंट है जिसमें D1 आएगा, सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम। तो ये 3 एलिमेंट है। D0 किसमें रहेगा? बाकी सब में। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में। तो लैंथेनॉइड याद रखना, लैंथेनॉइड में सीरियम, गैडोलिनियम और ल्यूटीशियम, इनमें D1 रहता है, बाकी सब में क्या रहता है आपका? D0 रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहें तो क्या होगा? सबसे पहले हमेशा कोशिश करना है कि हमें किस फॉर्म में लिखना है, वो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो अगर मैं इसमें बात करता हूं तो इसका कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है 5d1 और साथ में कितना हो जाता है? 6s2 हो जाता है। ठीक है, यहां पर भी आप देख रहे हैं 5d1 आ गया है। ठीक है, इसके साथ अगर सीरियम देखोगे तो वहां पर भी 5d1 आएगा। एक ले लेते हैं Pr। ठीक है, Pr, जब आप Pr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वो बनेगा 4f3, 4f3। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके आगे डेफिनेटली जब आप लिखना चाहेंगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? नोबल गैस लिखनी पड़ेगी ब्रैकेट में करके, नियरेस्ट नोबल गैस का जो नंबर हो उसके बेसिस पर। एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए इसके लिए, तभी आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एटॉमिक और आयनिक साइज। ये पूरी तुम्हारी सीरीज है। ठीक है, यहां पर क्या होता है? ओवरऑल डिक्रीज करता है इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। क्यों? क्योंकि वहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन F जो ऑर्बिटल है उसकी पुअर शील्डिंग की वजह से बना हुआ एक कॉन्सिक्वेंस होता है, और जिसमें क्या होता है आपकी रेडियाई 4d और 5d लगभग बराबर होने लगती है। ठीक है, तो वही यहां पर भी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक कर्व देखते हैं आयोनिक रेडियाई के लिए। अगर आप आयोनिक रेडियाई का कर्व देखेंगे तो कैसा कर्व दिख रहा है आपको? ओवरऑल डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है आयोनिक साइज में लैंथेनॉइड्स की। ठीक है, इस कर्व में मुझे दिख रहा है कि ओवरऑल क्या हो रहा है? साइज डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लैंथेनॉइड हो गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, ऑक्सीडेशन स्टेट। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है लैंथेनॉइड की वो क्या है? 3 है। क्यों? क्योंकि इजी रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द 6s एंड 1 फ्रॉम द 5d और 4f एक्सेप्ट फॉर द इटरबियम और yb। ठीक है, बहुत कम एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसमें +2 और +4 होती है। उसमें क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्टी, हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑफ द f सबशेल। तो किन केस में आपको +2 दिखाई देगी? जहां पर आपका f जो है वो क्या है? हाफ फिल्ड या फिर फुल्ली फिल्ड होगा, सिर्फ उन केसेस में। ठीक है, अदरवाइज मोस्टली क्या होती है? +3 होती है। नेक्स्ट है हमारा सीरियम। देखिए यहां पर आपको सीरियम दिख रहा है +4, क्या है? जिनॉन 4f0 और सीरियम +3 क्या है? Xe4f1। ठीक है, सिमिलरली सब में आपको दिख रहा है कि हम लोग एक आगे ऑक्सीडेशन की तरफ जा रहे हैं। इसका पॉइंट क्या है कि जितने भी आयंस यहां लिखे हुए हैं ये शिफ्ट कर जाते हैं +3 स्टेट में। इसी वजह से दे एक्ट एज रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सीरियम के बारे में बता दो बहुत ही अच्छा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बाकी सब भी क्या है?
किसी ना किसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम आते हैं। क्यों? क्योंकि सबके सब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शिफ्ट होना चाहते हैं, शिफ्ट करते भी हैं, देख सकते हैं आप यहाँ शिफ्ट होते हुए दिख रहे होंगे आपको। ठीक है, ऑलमोस्ट सबने कर लिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। देखो डेंसिटी के बारे में देख लो, डेंसिटी और जो अदर प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज कर जाती हैं स्मूथली, बहुत आसानी से चेंज करती हैं एक्सेप्ट फॉर यूटरबियम और यूरोपियम और यूटरबियम। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया इसके बारे में। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है इनका वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कैसा है? हाई, और बहुत ज्यादा हाई रहता है। अगर मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा तो आप लोग घबरा जाओगे। लगभग 1000 से लेकर के 1200 तक, 1000 से 1200 केल्विन इनका मेल्टिंग पॉइंट रहता है। ठीक है, तो ये आपकी सारी बातें हो गई हैं। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होती है, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बढ़िया होती है। और क्या है नेक्स्ट है ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस। ज्यादातर जो लैंथेनाइड आयन है वो क्या है? कलर्ड बोथ इन सॉलिड स्टेट एंड इन एक्वस। क्यों? क्योंकि भैया इनमें भी क्या होता है? एफ ऑर्बिटल खाली रहता है। तो जब एफ ऑर्बिटल खाली रहेगा तो ट्रांजिशन दिखाने में आसान रहेगा, और जब ट्रांजिशन दिखाने में आसान रहेगा तो उसकी वजह से कलर आ जाता है। ठीक है, चलिए पॉइंट टू रिमेंबर, आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है? लो होती है इन कंपैरिजन टू द एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसीलिए ये क्या है? अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। और लैंथेनाइड, गैडोलियम और ये आपका लुटीशियम हैव एबनॉर्मली लोअर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि उनके पास F0, F7 और F14 रहती है, इस वजह से। ठीक है, तो ये एक रीजन हो गया आपका यहां पर सारी बातें करने का। ठीक है, देखो ये हमने क्या दिखा रखा है आपको? जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो क्या है? गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहां पर लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी दे रखी है क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यही वजह है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? अर्लियर मेंबर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। हाउएवर विद इंक्रीज एटॉमिक नंबर दे बिहेव मोर लाइक एल्यूमिनियम। ठीक है, ज्यादातर एल्यूमिनियम की तरीके बिहेव करने लगते हैं और टिपिकली फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड विच आर आयोनिक एंड ट्राइवेलेंट। ठीक है, तो टिपिकली कंपाउंड बनाते हैं जो ज्यादातर क्या होते हैं? आयोनिक रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी किसके बारे में हो गई? लैंथेनाइड की। लैंथेनाइड की जनरल रिएक्शंस के बारे में अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके की रिएक्शंस रहती हैं कि आपका यहां पर क्या रहता है? आपके पास हर सब कुछ दिया हुआ है। जब मान लो लैंथेनाइड को हम लोग अगर बर्न करते हैं O2 के साथ तो क्या बनता है? यहां पर Ln2O3 बनता है, जिसका नेचर क्या होता है? बेसिक होता है। अगर हम लोग लैंथेनाइड को सल्फर के साथ हीट करते हैं तो Ln2S3 बनता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो LnN, Ln क्या है? यहां पर लैंथेनाइड है, कोई भी लैंथेनाइड हो सकता है। ठीक है, जब हम लोग इसको कार्बन के साथ रिएक्ट करते हैं तो LnC2, Ln3C, ये सब बन सकता है, यहां पर पॉसिबिलिटी होती है बनने की। ठीक है, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो LnOH होल थ्राइस बन जाता है, इधर LnOH होल थ्राइस बन जाता है। और अगर हैलोजन के साथ या एसिड के साथ रिएक्शन होती है, जब एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो H2 बनता है और इसके साथ बन जाता है LnX3। तो ये एक चार्ट है जिससे आपको याद करने में काफी आसान होने वाला है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से दिखाया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक एक्टिनोइड्स। एक्टिनोइड्स के बारे में सभी ने सुना होगा कि यूरेनियम जो है ये एक हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है और मोस्टली क्या होते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। अर्लियर मेंबर जो होते हैं उनकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, लेटर मेंबर्स जो है उनकी क्या है? डिके कर जाती है, मतलब बहुत कम 1 to 3 मिनट भी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? यूरेनियम 12 मोर एलिमेंट हैज बीन आर्टिफिशियल सिंथेसाइज्ड, इनको सिंथेसाइज करा गया है। ठीक है, लैबोरेटरीज में, इसलिए इसके बारे में बात करी जाती है। हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो वेरिएबल ऑक्यूपेंसी होती है। किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जब बात करेंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर ऑर्डर देखेंगे तो 5F0 से लेकर के 14 तक, 6S आपका 0 से लेकर के 2 तक, और हमारा 6D होगा यहां पर। डेफिनेटली ये 6D है, यहां क्या होगा? 6D होगा।
और 6d0 से 2 और 6s2, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएगा आपका 6s2। तो ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कुछ एलिमेंट्स मैं आपको बता दूं तो इसमें D2 है, D1 है और D0, इन्हीं में थोड़ा सा एब्नॉर्मलिटी है, बाकी सब तो नॉर्मल ही रहेंगे, ठीक है। तो जब D2 की बात करी जाती है तो TH हो जाता है यहाँ पर थोरियम, उसके अलावा यहाँ पर ACPA है ना, ये सब क्या है जिनमें D1 कॉन्फ़िगरेशन आएगा, U आ जाएगा, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे NP यहां पर, ठीक है, ये सब क्या है D1 कॉन्फ़िगरेशन के। जब D0 की बात करोगे तो बाकी जितने भी हैं वो क्या हो जाएंगे D0, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें D1 में भी और भी एलिमेंट आएंगे, मैंने कम लिखे हुए हैं, आप देखिए कौन कौन से और हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात हो गई एक्टिनोइड के, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहां पर क्या होता है, जो एनर्जी लेवल होता है 5D और 6D में वो क्या होता है डिफरेंस बहुत कम होता है। यही वजह है कि आपके AC, TH, PO इनमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन में ऑक्यूपाई 6D और 5D और 6f ऑर्बिटल। उसका रीजन क्या है, क्योंकि एनर्जी लेवल में डिफरेंस बहुत कम है, इस वजह से कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है। 5f ऑर्बिटल जो होते हैं एक्सटेंड हो जाते हैं स्पेस में कंपैरेटिवली मोर देन 4f ऑर्बिटल, इसीलिए 5f इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, यानी कि जो 5f के इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा एक्सटेंट में आपका बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन करते हैं इन कंपैरिजन टू आपके 4f, ठीक है। उसके बाद साइज की अगर बात करोगे तो साइज क्या होता है डिक्रीज करता है, अगर हम लोग साइज की बात करें तो साइज क्या रहता है डिक्रीज करता है, ठीक है, साइज क्या करता है डिक्रीज करता है। उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एक्टिनोइड क्या होता है, एक्टिनोइड क्या है, actinide metals are all silvery in appearance but display a variety of structure। क्यों, क्योंकि जो आपकी irregularities होती है किसमें मेटेलिक रेडियाई में which are far greater than the lanthanoids, तो lanthanoid से ज्यादा irregularity यहां पर होती है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। देखो एक्टिनाइड जो होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है अटैक कर देता है, बट मोस्ट मेटल्स आर लेस इफेक्टेड बाय द नाइट्रिक एसिड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर। तो जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो ऑक्साइड लेयर का फॉर्मेशन हो जाता है, यही वजह है कि यहां पर क्या रहता है आपका HCl के साथ रिएक्शन कर जाते हैं लेकिन नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं करते हैं। ये देखो यहाँ पर वाटर के साथ रिएक्शन करता है, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है और HCl के साथ रिएक्शन करता है। देखिए अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो हम लोगों ने इस चैप्टर में शुरू के 1 घंटे में पढ़ा होगा वो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एफ ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है बट नॉट टू दैट एक्सटेंट, यानी कि डी ब्लॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर बच्चों को प्रॉब्लम आती है एफ ब्लॉक में, क्योंकि वहां पर और K2Cr2 और KMnO4 से आपको रटना पड़ता है चीजें, वहां आपको लिखी लिखाई नहीं मिलेंगी, आपको रटना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट कम लगेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए एनसीईआरटी से, तब तक के लिए ठीक है, तब तक देखते रहिए साइंस एंड फन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।